आज आज हम लोग क्लास करेंगे चैप्टर 5 का, ज्योग्राफी का, क्लास 10 चैप्टर 5 का, इंडियाज रिवर सिस्टम। इससे पहले के क्लास में टोटली हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को हिमालय पर्वतमाला। भारतीय सिस्टम को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? भारत के अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, भारत के भौगोलिक अवस्थाओं को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 6 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। ये पूरा छो का छो हिस्सा आप लोग का कंप्लीट हो चुका था, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, 3 गो नदियां क्या बनाती है? मेन मैदान बनाती हैं। कौन कौन से? गंगा नदी का मैदान, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, सिंधु का और ब्रह्मपुत्र का, सब बता दिए एक ही बार में। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ लिए थे कि उत्तर में विशाल पर्वतों का कोई भी कमी नहीं है, पर्वत बहुत सारे हैं, जिसमें से 4 गो हिस्सा पर्वतों को हम लोग बांट के पढ़े थे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। सबसे निचला स्थल जिसको हम लोग पदस्थली कहते हैं, हिमालय का शिवालिक कहते हैं। शिवालिक में ही आता है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, और साथ साथ अंडमान एंड निकोबार की पहाड़ी भी आती है। इसमें बहुत सारे पहाड़ है, 6000 मीटर से भी ऊंचा ऊंचा क्या है? पहाड़ है। जिसमें से अगर पीओके से देखा जाए तो पीओके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पहाड़ है, किसमें? हिमालय पर्वतमाला में। सबसे ज्यादा पहाड़ किस अवस्था किस में है? बृहद में है। किसमें? बृहद में। लगभग 6000 मीटर से भी क्या है? ऊंचा है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे भारत को अगर देख लिया जाए तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में टोटली फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214, और ईस्ट से वेस्ट 2933। कौन से रेखा पर आता है? कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 ये 8 गो राज्य से क्या होकर गुजरता है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरता है, बता दिए थे। सबसे बड़े बड़े शहर यहाँ पर, फेमस फेमस शहर है, जैसे कलकत्ता, मुंबई, ये सब बड़े बड़े क्या हैं? शहर हैं। इसके साथ साथ आपको पढ़ा दिए थे हम दक्षिण का प्लेटू, पठार वाला हिस्सा पढ़ा दिए थे, जिसमें से दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पामीर का पठार दुनिया का छत कहा जाता है। इसी के साथ साथ हम आपको पठारों के बारे में बता देते। पठारों की ऊंचाई 1000 मीटर से ऊंची होती है, लेकिन चोटियां नहीं होती है। पठारों की ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर से ऊंची होती है, लेकिन चोटियां नहीं होती है। पठार को अगर हम लोग देख ले तो 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि करते हैं। नर्मदा नदी के नीचे वाले साइड को हम लोग दक्कन ट्रैप करते हैं। दक्कन ट्रैप को हम लोग बहुत सारे हिस्सों में बांट सकते हैं। दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आता है। सह्याद्री और मलयाद्री को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सह्याद्री पूर्वी घाट है, उसके साथ साथ उसके बगल में तट रेखा है, तट रेखा से भी बांट सकते हैं। जैसे जैसे मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार का तट, है ना, ये सब है तट है, तो तटों में बांट सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ लिए थे राजस्थान। राजस्थान में क्या है? पूरा का थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल बहुत ही बड़ा है। यहाँ थार का मरुस्थल में आंधी भरी धूल भरी क्या चलती है? आंधी चलती है। और साथ साथ यहाँ पर पूरे के रेत हैं, और ये रेत किससे फैला हुआ है? अरावली पर्वत के घिसने की वजह से फैला हुआ है। ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर साइड में हम लोग को बहुत सारे प्लेटूज पाए जाते हैं। प्लेटू का नाम कोई बता पाएगा? प्लेटू कौन कौन से हैं? नर्मदा नदी के ऊपर साइड में प्लेटूज पाए जाते हैं, कौन कौन से प्लेटू हैं? छोटा नागपुर और शिलोंग। और साउथ साइड में कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, केरल का पठार, और दंडका रन का पठार। ये सब पठार पढ़ लेते ना? पठारों के बारे में पढ़ लिए थे। पठार क्या होते हैं? किससे बना हुआ है? लावा निर्मित पठार है। इसके ऊपर ट्रैप भी बन गया है, क्योंकि एक लेयर के ऊपर एक लेयर है। ये सब के बारे में टोटली पढ़ा दिए थे। तट रेखा भी बता दिए थे आप लोगों को, बता दिए थे पूरा। तट रेखा भी हम लोग का क्या हो गया था? खत्म हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना है इंडिया रिवर सिस्टम। 5 गो सहायक नदी सिंधु नदी का बता पाएंगे आप लोग? सिंधु की 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सबसे मुख्य नदी, सबसे लंबी नदी चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। आगे बढ़े तो सुनिए, आज आप लोग को क्लास करना है भारत के जल संसाधन, और जल संसाधन के पश्चात ही आपको क्लास करना है इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में। आज 2 ही गो रिवर हो सके तो हम लोग कवर कर पाएंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर को लास्ट में पढ़ा, ठीक है, अगर टाइम बचेगा। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। रिवर सिस्टम एकदम खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो यही है। चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, भारत के जल संसाधन। देखिए आपका टॉपिक दिया होगा भारत का जल संसाधन।
सबसे ज्यादा जल संसाधन हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है? जल संसाधन का मतलब होता है जहां से हम लोग को जल प्राप्त हो। कहाँ से जल हम लोग को सबसे ज्यादा, मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है, बता सकते हैं? हाँ, बारिश, सही बात है। बारिश की वजह से ही हम लोग को मेन सोर्स ऑफ वाटर मिल जाता है। एक तो हो गया बारिश, दूसरा नदी नाले हो गए, समुद्र हो गया, वो हो गया दूसरा। अगर दूसरे लेवल पे चला तो कौन सा हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। और तीसरे लेवल पे नदी नाले हो जाएंगे, पॉन्ड हो जाएगा। पॉन्ड में समझते हो? तालाब, ठीक है। और कुआं, और आपका भूमिगत जल। तो भूमिगत जल के द्वारा भी हम लोग को जल प्राप्त होते हैं। साथ साथ हम लोगों को वर्षा का जल सबसे ज्यादा होता है। कुएं से भी जल बहुत ज्यादा निकाल लिया जाता है। वो भूमिगत जल कहाँ से? कुएं से वगैरह से निकाल लेते हैं। तो भारत के जल साधनों को अगर हम लोग देखें तो देखिए, भारत के जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज संक्षिप्त परिचय में देख लेते हैं। परिभाषा अगर देखिए, परिभाषा क्या कहते हैं? द्वीप समूह तो पढ़ा दिया था ना पूरा। बताइए तो द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा क्या है? आइलैंड्स हैं। और इसमें कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री, 8 डिग्री की 9 डिग्री? 10 डिग्री। और 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? मूंगा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मूंगा का। समझ में आया? किसका बना हुआ है? मूंगा का बना हुआ है। जल तथा जल से संबंधित संसाधनों को मनुष्य के लिए उपयोगी रूप में जो उपयोग होते हैं, जल उपयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल संसाधन कहा जाता है। जब जल का उपयोग हम लोग कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? जल संसाधन। अब ये जल हम लोग को कहाँ कहाँ से, क्या किस चीज में हम लोग जल का उत्पादन करते, मतलब कि जल का जो स्रोत है किसके उपयोग में करते हैं? किस किस के उपयोग? अरे नहाने धोने में करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, वॉशिंग करने के लिए करते हैं, है ना? तो वॉशिंग, बाथिंग, ठीक है, ये सब के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं। पीने के लिए ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये सब, तो भारत में उपलब्ध जल संसाधन को दो विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे नदियां, झीलें और तालाब। नदियां, झीलें, तालाब। और भूमिगत जल में कुएं और नलकूप। नलकूप समझते हो? जो अंदर से पानी लेके आता है, अरे भूमि से पानी लेके आता है। हाँ, नहीं, कुआं तो इसमें हो गया, कुएं तो हो गए। नलकूप वो जो ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, चापा कल का नहीं करे, चाप के कल, ठीक। तुम वही जान, चापाकल, ठीक है। अब देखो, तो कुएं जो होते हैं ये अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, और एक क्या होता है? सरफेस वाटर। एक जमीन के नीचे भी पानी है, और एक कहाँ पर है? सरफेस वाटर, पानी जमीन के ऊपर भी पानी है। तो जमीन के ऊपर पानी कौन कौन सा दिखाई देता है? नदियां, झीलें, तालाब, इसका ही ना यूज करते हैं हम लोग। ज्यादातर बाबू इसी का ना यूज करते हैं। और इसमें कौन सा करते हैं? कुएं, नलकूप, ये सब का उपयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं। नहीं तो नदी वदी से तो पानी आ ही जाता है। अरे जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पर देखना कुएं और नलकूप मिल जाएंगे। लेकिन शहरी इलाकों में तो आपको नदियां, झीलें और तालाब ही मिलेगा ज्यादातर, है ना? ग्रामीण इलाके में भी झीलें मिल जाएंगी, तालाब मिल जाएगा, लेकिन नदियां क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा मिलेगी शहरी इलाकों में। जैसे शहर और बसा हुआ है, ज्यादातर शहर किसके पास बसे हुए हैं? नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर जो है ये कुएं और नलकूप लेके आता है। ये दोनों ही श्रेणियों में पृथ्वी पर जल चक्र का भाग करते हैं। जल चक्र किसको कहते हैं? जैसे देखो, सूर्य क्या करेगा? पानी को गर्म करेगा। सूर्य पानी गर्म करने के पश्चात बादल बनाएगा, और ये बादल कहाँ जाएंगे? ऊपर। और ऊपर से वापस बारिश करेगा, वापस किसी ना किसी नदी में, नाले में, नलकूप में, है ना? धीरे धीरे करके वो गिर जाएगा। भूमिगत जल कैसे जाता है? रिस रिस कर पानी कहाँ जाता है? अंदर की ओर जाता है। तो वो पानी जो होते हैं अंदर की ओर जो चले जाते हैं उसी को भूमिगत जल कहते हैं। अगर उसको बाहर निकालनी है तो उसका उपयोग कर लेंगे हम लोग। तो सोर्सेस है, वाटर लेके आने के सोर्सेस है। हम लोग चाहे तो वर्षा का पानी को भी क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके उसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया? वर्षा के पानी को। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे स्टोर होता है जो पानी, वो कौन सा होता है? हम लोग का मुख्य सोर्स कौन सा है? रेन, ठीक है, रेन है, वर्षा का जल। भारत में वर्षा यानी रेनफॉल इन इंडिया कैसे होता है? भारत में वर्षा, देखिए वर्षा इतना खतरनाक होता है कि जहाँ तहाँ पानी जम जाता है। होता है कि नहीं? जम जाता है पानी वगैरह। तो देखो, औसत वर्षा जो भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 118। और कुल वर्षा की मात्रा, भारतीय भूमि पे होने वाली कुल वर्षा की मात्रा 168 मिलियन हेक्टेयर पानी जमा होता है। पानी को जो हम लोग मापे हैं तो 168 मिलियन हेक्टेयर पानी क्या होता है? जमा होता है हम लोग के भारत में, पूरे भारत में। वर्षा जल जो वितरण होता है, देखो हेक्टेयर मीटर में मापा जाता है। हेक्टेयर पानी को किस में होता है? हेक्टेयर में मापा जाता है। 33% भाग वाष्पीकरण से होता है, एवापोरेशन की वजह से। जो यहाँ पे पानी जो है
वो भाप बन के कहाँ गया है? ऊपर की ओर गया है, भाप बन के। तो वो 33% होता है, ये इसमें खर्च हो जाता है। और 22% भाग कहाँ होता है? भूमि में रिसाव होता है, भूमि के अंदर जाता है, हो जाता है। और शेष भाग कहाँ पे चल जाता है? नदी प्रणाली के द्वारा पानी आता है। तो देखो 33% भाग कहाँ चला गया? एवापोरेशन में। और 22% भाग कहाँ चला गया? रिसाव के नीचे चल गया। 55% तो इधर ही चला गया। बचा 45% वो किस में होता है? नदी प्रणाली में प्रवाहित हो जाता है। नदी प्रणाली में, ध्यान से सुनना, नदी प्रणाली यानी रिवर सिस्टम में क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। समझ में आया? यानी कि पूरे देश में, हम लोग के भारत देश में जितना पानी है उसमें से 33% एवापोरेट होके वापस चला जाता है बादलों में, और 22% पानी कहाँ चल जाता है? भूमिगत हो जाता है। बचा 45% पानी नदियों में, नालों में और झीलों में बहते हैं। समझ में आया? लाइन समझ में आया? तो 33% पानी तो हम लोग पाया ही नहीं। फिर से बादल क्या कर देता है? वर्षा कर देता है, फिर से वही क्रियाएं होती है। सूर्य क्या करता है? फिर से भाप बना के वापस लेके चल जाता है। धरातलीय प्रभाव बहुत अलग होते हैं। सरफेस फ्लो जो होता है यही हम लोग को दिखाई देता है। धरातल प्रभाव में अंतर्गत धरातलीय जल जो होते हैं जलाशय एवं नदियों में शामिल किया जाता है। भारत में नदियां धरातलीय जल के प्रवाह का मुख्य कारण होते हैं, स्रोत होते हैं। डॉक्टर के एल राव ने नदी बेसिन को उसके आकार यानी अपवाह क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। एक तो प्रमुख नदियां, एक मध्यम नदी और एक गौड़ नदी। ठीक है? कौन कौन सी? मुख्य नदी जो प्रमुख नदी है वो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। मध्यम भाग की नदी जो 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर है। और गौड़ नदी मतलब सबसे निम्न नदी 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ठीक है? जैसे निम्न नदी में लूनी नदी और घग्गर नदी, ये सब कैसे हैं? एकदम निम्न प्रवाह की नदी है। निम्न प्रवाह मतलब समझ रहे हो? नदियों का बहना क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। देखो, प्रमुख नदियों में कौन कौन है? सिंधु नदी। समझ में आ रहा है तुम लोग को? सिंधु नदी जो है वो जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो क्या कहलाएगा? प्रमुख नदी कहलाएगा। जिसमें कम पानी है एकदम वो क्या कहलाएगा? गौड़ नदी। और जो मध्यम नदी है वो क्या है? मध्यम भाग में है। जैसे मध्यम भाग में कौन कौन सी नदियां हैं आपकी? मध्यम भाग में आपकी 44 नदियां आती हैं, शामिल होती हैं मध्यम भाग में। जो मतलब मध्यम, जैसे कावेरी, ठीक है, कृष्ण, जैसे देखो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं, पानी बहुत ज्यादा लेके आती है। लेकिन घग्गर नदी गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है? सूख जाती है। लेकिन ये कभी सूखेगी नहीं? सूखती। सरस्वती नदी वो कैसी नदी है? मध्यम नदी है। ठीक है? वो बहती है लेकिन बहुत छोटा सा बहती है। चिनाब नदी बहती है लेकिन कैसे? छोटा सा बहती है, भारत में छोटा सा बहती है। तो उसी की वजह से यहाँ सैकड़ों नदियां हैं जो किसमें शामिल है? गौड़ नदियों में शामिल है। बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, नदी सिस्टम है पूरा का पूरा। देखो तो 85% हिस्सा किसका है? प्रमुख नदियों का है। और लगभग 7% हिस्सा किसका है? मध्यम। और लगभग 8% हिस्सा कौन सा है? गौड़ नदियों का। आपको पहाड़ पढ़ाए थे तब भी हम देखना एगो शब्द बोलते थे, लगभग। मतलब मीटर, इतनी मीटर की ऊंचाई है लगभग। आपको नदियां भी ऐसे ही याद करना है। लगभग लगभग में है सारी। ठीक है? कोई तो इसको नाप नहीं ना पाएगा उतना। नदी इतना मीटर लंबी होगी, उसको पूरा प्रॉपरली थोड़ी नापा है इंची टेप से, ऐसा थोड़ी नाप देगा। ठीक है? तो लगभग लगभग है। जैसे गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई है उसकी, खतरनाक एकदम। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भी पानी इसका जल्दी सूखता नहीं है, इसका सूखता ही नहीं है। साबरमती, नर्मदा, जो भी प्रमुख नदियां हैं, इस 3 कैटेगरी में किसने बांटा है? डॉक्टर के एल राव ने। ठीक है? डॉक्टर के एल राव। तो के एल राहुल से याद, के एल राव। केएल राव। ठीक है? कितने हिस्से बांटे हैं? 3 हिस्से में। प्रमुख नदी, मध्यम नदी, गौड़ नदी। प्रमुख नदी में कौन कौन से? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है? ये सब, ताप्ती, नर्मदा, ये सब नदी, महानदी, ये सब नदियां किसकी है? प्रमुख नदी है। और 44 गो नदियां शामिल किसमें है? मध्यम नदियों। और सैकड़ों नदियां किसमें शामिल है? गौड़ नदियों में। 85% किसका है? प्रमुख नदियों का है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। कुल भूतल जल में संसाधन कितने होते हैं? भारत में कुल भूतल जल संसाधन कितना है? 16.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर है। बाप रे बाप, इतना भूमिगत जल है भारत के अंदर। भारत के अंदर 16.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर में है फैला हुआ, जिसमें से 6.6 करोड़ हेक्टेयर मीटर सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जाता है। 16 करोड़ हेक्टेयर मीटर में पानी है भूमिगत जल। और कितना यूज होता है? 6 पॉइंट, अभी भी 10 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी अभी है जमीन के नीचे। साल भर में हम लोग इतना यूज कर लेते हैं। और कहाँ से भाई? जहाँ पे खेत होगा वहां पे देखना ट्यूबवेल होता है। अब हाँ, बोरिंग करके
पनिया बाहर बाहर निकाल लेता है, अब पाइप लगा के जहाँ तहाँ पाइप पाइप से पानी दे देता है पूरा खेत में। तो खेत में तो पानी रिस रिस के कहाँ भी जाएगा, अंदर भी तो जाएगा। ये कभी सिस्टम रुकता नहीं है, ये साइकिल कभी रुकता नहीं है। पानी जब भी गर्म होके बादल बनाएगा तो वापस वर्षा करेगा। ठीक है, इसको साइकिल कहते हैं। भूमिगत जल क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर। भूमि के अंदर पाए जाने वाले वाटर्स क्या कहलाते हैं? भूमिगत जल पाए जाते हैं। ठीक है, भूमि के अंदर। साथ साथ भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4.3 करोड़ हेक्टेयर मीटर भूमिगत जल उपलब्ध होता है। उपयोग के वर्गीकरण के अनुसार से 3.6 करोड़ हेक्टेयर मीटर सिंचाई कार्यों में लग जाता है। 70 लाख हेक्टेयर मीटर पेयजल यानी ड्रिंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अब कोई कोई तो ऐसा होता है पानी का नल खोल के रख देता है और वैसे ही बहते रहता है, जाओ बेटा बहते रहो बहते। इसीलिए खर्च खर्च नहीं करना चाहिए पानी। पानी, एयर एयर तो खैर खत्म ही नहीं होगा जब तक पृथ्वी ना खत्म हो। पानी जल्दी खर्च नहीं करना चाहिए। जब यूज किया जाए तो उसी समय तक यूज करो, उसके बाद उसको बंद कर दो। जो ऊपर का ये होता है, नल का जो होता है, वो बंद कर दो भाई, नहीं जरूरत है तो। लेकिन यहाँ के इंडियन औरतें लोग क्या करती हैं, कीरा तो तार पापा की जाता कर दे बन तो कर दे बनी, कपड़ा फींचे के बा अभी, या तनी घर से और कपड़ा लेके आवे के बा, और डाल डाल के एकदम। और वो छोड़ो, नल तो हो गया, लेकिन अगर कहीं पे भैंस वैस धोना होगा तो वो भी तालाब में लेके चल जाता है, भैंस के नहाए के बा तालाब में जाके। वो पानी पीने वाला पानी होता है, भैंस वैस नहवा देता है। ठीक है, ऐसे करते हैं लोग। यहाँ भूमिगत जल का 43% उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। देखो, भूमिगत जल उत्तर भारत के कहाँ पर 43% उत्तर भारत में प्राप्त होते हैं। नो डाउट कई सारे ऐसे लोग हैं जो पानी को बचाना भी चाहते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पानी को खर्च करना चाहते हैं। हमको लगता है भारत में 85% ऐसे लोग हैं पानी को खर्चे कर देता है। ठीक है, और ज्यादातर इंडियन औरतें हैं, वो औरतें पानी को बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं, बहुत ज्यादा। अगर कहीं पे गली वली धोना रहेगा ना, तो ले बाल्टी पानी है पानी। मतलब वो उनसे उसको मतलब नहीं है, वो गली से कभी आती आती जल्दी नहीं है, घरे में तो काम करते रहती है, गली में नहीं। लेकिन गली सुबह सुबह धोना है, दरवाजा के सामने जो ये होता है हिस्सा, उसको धोना है। ठीक है, कहे लक्ष्मी माता अंदर आएंगी इस रास्ते से, है ना। ये सब मान्यता है अपनी। तो भारत में मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों में जल रिसाव कम होते हैं, कम होने के कारण यहाँ पर भौम जल की संभाविता क्षमता कम है। मतलब जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पहाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे तो पानी खोदेंगे, वहाँ पे पानी खोद के अगर निकालने का तो बड़ा होइए क्या कहानी। पहाड़ के ऊपर से कैसे पानी निकालेंगे, पहाड़ पे तो खुदे मतलब ये है ग्लेशियर्स है, वहाँ ग्लेशियर से जब पिघल जाता है ना तो पानी खुद ही निकल जाता है। ठीक है, और भूमिगत वहाँ पे निकालने का तो बेवकूफ़ी हो जाएगा, क्योंकि पहले सबसे पहले पहाड़ खोदो, उसके बाद जमीन जहाँ पाएंगे उस जमीन से फिर पानी निकालना पड़ेगा, उतना जरूरत नहीं होता है। ये 3/4 भौम जल का, भौम मतलब भूमि जल, भौम जल का उपयोगी केवल सिंचाई के लिए होता है। 3/4 मतलब 4 हिस्सों में 3 हिस्सा केवल किसके लिए, खेती के लिए होता है जल। ठीक है, आगे देखो, जल संसाधन का विकास एवं नीतियां क्या क्या है, जल साधन के विकास कैसे कैसे हो सकते हैं। तो भारत में पहली बार 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। कौन सी नीति अपनाई गई? राष्ट्रीय जल नीति। इसके अंतर्गत इस बात पे जोर दिया गया कि जल सर्वोपरि एवं मूल्यवान प्रकृति संसाधन है। हम देखो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे भारत में पहली बार ये जो नीति अपनाई गई है 1987 के अनुसार बोला जा रहा है, एक्ट के अनुसार, कि आप जल क्या है, सर्वोपरि है, जल को खर्चा ना करें, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है तथा जल विकास को पंचवर्षा योजना यानी पंचवर्षीय योजना में सुधारने का प्रयास किया जाता है। पंचवर्षीय योजना 5 साल का जो प्लान बनता है ना, जैसे आपके घर में एक एक महीना का प्लान बनता होगा कि आज इतना खाना है, इतना नहीं खाना है, आज इतना सामान लेके आए हैं, जल्दी खत्म नहीं करना है, पापड़ लेके आए हैं तो वो खाली शनिवार के दिन खिचड़ी पे बनेगा। ये सब क्या है कि एक प्लान है, इस प्लान के अनुसार चलेंगे। ठीक है, वैसे ही पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे प्लान होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भारत की नदियां एवं जल विभाजिका। जल विभाजक किसको कहते हैं? जो जल को क्या कर दो, दो हिस्सों में बांट दे। जल विभाजिका कितने हिसाब से? दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो मुख्य भागों में। एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदी। ठीक है, कितनी नदियां? दो, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले कौन सी नदी? उत्तर भारत की नदी।
अब उत्तर भारत में तीन ही को नदी सबसे फेमस है, आप लोग जानते हो। कौन कौन सी नदी बता सकते हो? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, समझ में आया? गंगा, सिंधु और, तो बताइए, सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार भारत की नदियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी। चलिए, ठीक है। तो बताइए, भारत की नदियों के एवं जल विभाजक के अनुसार से हम लोग दो हिस्सों में उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी में बांट के पढ़ेंगे। रेडी हैं सभी कोई? जल संसाधन समझ में आ गया? जल संसाधन, भूमिगत जल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको खर्च कम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या सर, नदी में पानी का खर्च कराया जाए एकदम मस्त? नहीं, प्राकृतिक संसाधन को जितना कम हो सके यूज करना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम का, पेट्रोल अब भराएंगे किस में? गाड़ी उड़ी में। अगर थोड़ा दूर भी जाना है तो गाड़िए से चल जाएंगे। ऐसा थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल बचा रहे, जब जरूरत पड़े तभी निकाले उसको। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उसको कम करिए, अपने घर से बैग लेके जाइए, कुछ सामान लेके आना है, मतलब एक वो सामान लेके आना है तो उसके लिए आप क्या लेके आएंगे? प्लास्टिक उससे मांग के लेके आएंगे? ऐसा नहीं, इसीलिए प्लास्टिक पे क्या किया गया? बैन किया गया। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या करिए? बंद करिए, क्योंकि उसको सिंगल प्लास्टिक लेके आता है, मिट्टी उट्टी पे फेंक देता है, मिट्टी प्रदूषण हो जाता है। नदी में फेंक देता है, उसको मछलियां खा लेती हैं, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है साथ साथ प्लास्टिक भी चल जाता है। उसके गुण के वजह से, उसके कार्बन के वजह से, प्लास्टिक में कार्बन होता है, और कार्बन की वजह से मिट्टी हो जाता है वो भी सड़ जाता है, पानियों सड़ने चालू हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन के साथ। तो इसीलिए प्लास्टिक का यूज भी कम करना चाहिए। पानी का यूज भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, जब आप जितना है आपका यूज बस उतना ही करिए। ठीक है ना? जैसे एक अगर 20 लीटर का ड्रम लेके आया जाए तो उसमें ये नहा लेगा कि नहीं नहा लेगा? आराम से। 20 लीटर का जो जार होता है, नहीं नहा लेगा? आराम से नहा लेगा, ऐसे खाली बम बम बोले बस नहा के हो गया। लेकिन का साबुन वबुन लगा है एकदम बढ़िया से। लड़का लोग ऐसे नहाता है, कौआ बना के नहा लो, कौआ नहान, है ना? कौआ कैसे नहाता है? ऐसे ऐसे नहाया बस, चोचवा खाली भिगा के छोड़ देता है हो गया, हम नहा लिए ठीक है। तो जल संसाधन बताइए। जल संसाधन हम लोग को कितने तरीकों से, दो तीन तरीकों से मिल सकते हैं। एक, वर्षा का जल, नदी का जल, भूमिगत जल। वर्षा का जल सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर है, उसके बाद भूमिगत जल, और एक तो नदियों का जल। तो नदियों के जल को हम लोग कितने से बांट के पढ़ सकते हैं? दो, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। सबसे पहले मुख्य जल विभाजिका देख लेते हैं, वाटर ड्राइव। इन दोनों कर्मों में नदियों के बीच विंध्याचल पर्वत है, जब जल विभाजिका का कार्य करता है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत, जैसे नर्मदा नदी के ऊपर साइड में क्या था? मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार, और दक्षिण में साइड में क्या था? दक्कन का पठार था ना। नर्मदा नदी उसको बांट दे रही थी। वैसे ही नदियों को कौन सा जल विभाजिका बांटता है? तो वो है कौन सा? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल के ठीक नीचे कौन है? सतपुड़ा। तो विंध्याचल के ठीक ऊपर में जितनी भी नदियां हैं वो सब के सब सदावाहिनी नदी है। कौन सी नदी? सदावाहिनी नदी। सदावाहिनी नदी को कहने का मतलब है जिसमें वर्ष भर क्या रहेगा? जल बहेगा, उसमें जल हमेशा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको भी हम लोग कितने हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं? तीन बड़े जल विभाजक के रूप में पढ़ सकते हैं। तीन बड़े जल विभाजक के रूप में पढ़ सकते हैं। एक, हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी। एक कौन सा? हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी के हिसाब से जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। समझ में आ गया? तो एक हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी, एक कौन? विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखो यहाँ पे है विंध्याचल, नीचे है सतपुड़ा, इसी से बहती है नर्मदा और नीचे बहती है ताप्ती। यहाँ पे देखो ये वाला जो नदी जा रही है कौन सी है? नर्मदा। और ये वाला कौन सी है? ताप्ती। समझ में आ गया? तो देखो इसके ऊपर वाला साइड, ये वाला साइड, इसको क्या कहेंगे? उत्तर भारत की नदियां। अब विंध्याचल के नीचे वाली साइड, ये वाला कहलाएगा दक्षिण भारत की नदियां। कोई दिक्कत? तो इसका विभाजिका कौन हो गया? क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन बांटता है? कौन बांटता है? विंध्याचल पर्वत। और एगो साउथ कर्म की नदियां जो नीचे में बहती है, साउथ वाली। ठीक है, समझ में आया? एक जो पर्वतों से निकलती है, पर्वत श्रेणियों से निकलती है। दूसरा कहां पर?
जो जल विभाजिका का काम करती हैं, जैसे उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत, जिसमें विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और एक आता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट से नदियां निकलती है। ठीक है, अब सुनो, तरकीब याद रखो। उत्तर भारत की सारी नदियां लगभग लगभग कहाँ पे गिरती हैं? बड़ी बड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती। दिस साइड इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड इज अरेबियन सी। एक ही बार बताएंगे, ध्यान से समझना। इधर को हम लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं, इधर को हम लोग अरेबियन सी यानी अरब सागर कहते हैं। अरब सागर में बहुत ही कम नदी गिरती है, बे ऑफ बंगाल में नदी बहुत ही ज्यादा गिरने का मतलब उनका मुहाना बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है। जैसे गंगा नदी बे ऑफ बंगाल, गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल, कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल, कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल। चाहे उत्तर भारत की नदी हो चाहे दक्षिण भारत की नदी हो, ज्यादातर कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। समझ में आ गया? सिंधु नदी अरब सागर, नर्मदा नदी अरब सागर, ताप्ती नदी अरब सागर। ठीक है, तो दो गो नदियों के स्थल के अनुसार से आप पढ़ सकते हो, एक बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी और एक अरब सागर में गिरने वाली नदी। अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएं तो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, ये हो गया। और नॉर्थ से साउथ जाए अगर, तो विंध्याचल पर्वत उसको क्या बांटेगा? दो हिस्सों में, उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत। कोई दिक्कत? नॉर्थ साउथ दोनों बांट दिए और ईस्ट वेस्ट भी बांट दिए। इधर हम लोग का होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। जो नदियां बे ऑफ बंगाल में नदी मतलब गिर रही है, अपनी पानी को लेके जा रही हैं, तो ये नदी कहाँ की कौन सी क्रम की नदी कहलाएगी? बे ऑफ बंगाल क्रम की नदी कहलाएगी। ठीक। और जो नदियां अरब सागर में अपने पानी को गिराएगी उसको कहेंगे अरेबियन क्रम की नदी। समझ में आया? जैसे सिंधु नदी अपनी पानी कहाँ गिरा देती है? अरेबियन सी में। ठीक है, उसके बाद नर्मदा और ताप्ती अरेबियन सी में। नर्मदा ताप्ती का आप लोग मैप देख लीजिए, यहाँ पे है नर्मदा, यहाँ पे है ताप्ती। तो इस जगह पे जो नदियाँ ज्यादातर बहती हैं वो लोग ज्यादातर पानी कहाँ गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल में। उत्तर भारत की जो भी नदियां हैं वो सब कहाँ गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ज्यादातर, ज्यादातर कहने का मतलब है जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी बड़ी बड़ी नदी है ना, तो इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। तीन को समझ में आ गया हिस्सा? एक कौन कौन सा? हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां, एक ठो सब विंध्याचल सतपुड़ा से निकलने वाली श्रेणियों की नदियां, एगो पश्चिमी घाट से निकलने वाली श्रेणियों की नदियां। और के एल राव ने किसने हिस्सों में बांटा था? दो हिस्सों में, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदी। ये वाला किसमें हम बांट दिए हैं? भारत के तीन बड़े जल विभाजक हैं, भारत के तीन बड़े बड़े क्या हैं? जल विभाजक। जल विभाजक मतलब अगर पानी के बीच में कोई ऐसा रास्ता आ गया जो जल को क्या कर दे? विभाजित कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? अलग। बाबू उस पर क्या ध्यान देता है? इधर है तो हम, ठीक है, हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और एगो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। कितने हिस्सों में बांटते हैं? तीन हिस्सों में। कौन कौन से? हिमालय पर्वत, हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बाद सब विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां और एगो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां। बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा गुमसुम होकर पढ़ेगा तो गुमसुम ही रहेगा। समझ में आया? सोते ही रह जाओगे फिर। आगे देखो, उत्तर भारत की नदियों को, उत्तर भारत की सभी नदियां हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियों से निकलती हैं। इन्हें कुछ नदियां हिमालय से भी क्या है? पुरानी है। ये नदियां सदावाहिनी यानी पेरिनियल कहलाते हैं क्योंकि इन्हें वर्ष भर हिमालय के बर्फ पिघलने से जल मिलता है। ये नदियां काफी लंबी होती है, मैदानी भागों में धीमी गति से बहती हैं और पर्वत श्रेणियों में तेज से बहती है और नाव चलाने योग्य होती हैं। इसे नहरें निकालकर बड़े वर्ष भर सिंचाई किया जाता है, नहर निकाल दिया जाता है। एगो मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी से अगर पानी निकाल दे दूसरे साइड में खेत में, तो वो क्या कहलाएगा? नहर कहलाएगा। उत्तर भारत की नदियों को तीन भागों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। उत्तर भारत की एक सिंधु क्रम की नदी, कौन सी? सिंधु। एगो गंगा क्रम की नदी और एक ठो ब्रह्मपुत्र क्रम की नदी। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? उत्तर भारत की नदियों को पढ़ना है, फिर दक्षिण भारत की पढ़ा देंगे। ठीक है ना? समझ में आया पूरा? पहले जल संसाधन, उसके बाद क्या पढ़ा है? दो हिस्सों में बांट सकते हैं जल विभाजिका के अनुसार। कौन कौन से थे? कौन कौन से? नहीं, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की तो नदियां हो गई। यहाँ पे जल विभाजिका के अनुसार से तीन हिस्सों से, एगो काराकोरम श्रेणी, ठीक है, कौन कौन सा? हिमालय काराकोरम श्रेणी, विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी
और एगो पश्चिमी घाट श्रेणी। अब इसमें कौन सा 3 गो हिस्सों में, उत्तर भारत की नदियों को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। सिंधु क्रम की नदियां, गंगा क्रम की नदियां और ब्रह्मपुत्र क्रम की नदियां। अब सुनो, क्रम कहने से मतलब है कि इसकी सहायक नदियों के साथ, समझ में आया? तो सिंधु नदी के तो 5 गो सहायक नदी आपको बताए ही थे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु क्रम की नदियां हैं। अब ये नदियों के बारे में टोटली हम लोग जानेंगे। पहले सिंधु नदी जानेंगे, फिर गंगा के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो उत्तर भारत में कितनी नदियां मेन मेन प्रमुख कौन कौन सी? 3 गो, बताइए कौन कौन सा? पहला बताओ, सिंधु, उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। कहाँ की नदी है? उत्तर की दक्षिण की? उत्तर भारत की नदी। क्या ये सदावाहिनी नदी है कि जल्दी लुप्त हो जाती है? सदावाहिनी नदी है। सदावाहिनी नदी कहने का मतलब क्या है? जिसमें वर्ष भर पानी क्या होता है? बहता रहता है। ठीक है, वर्ष भर पानी क्या होगा? बहता रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे बाबू? सिंधु क्रम की नदियां। रेडी है? सिंधु क्रम की नदियों में सबसे मेन नदी जो आती है वो चिनाब नदी आती है, लेकिन हम लोग पूरा टोटली बारे में, सबके बारे में जानेंगे। तो सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, मुहाना क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। उस पर ध्यान मत दो बाबू। यहाँ पे जो हम बनाए हैं ना, उससे भी खतरनाक बनाए हैं। और देख लेना, इतना खतरनाक बनाए हैं, तुम देखोगे तो बोलोगे सर इतना खतरनाक पीडीएफ कहाँ से मिला आपको? इतना खतरनाक बना है, देखो अपने से बनाए। सबसे पहले देखो मैप, देखो दिया है, दिया है ये वाला। तो फिर तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, हम आपको ऐसा खतरनाक पढ़ा देंगे नदी के बारे में और बाकी सारे सिलेबस के बारे में। आप लोग बोलोगे एग्जाम में बैठ के कि हाँ हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। ठीक है, इतना हम वादा करते हैं आपसे। आपको एग्जाम में बैठने के बाद ये लगेगा कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा है और एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे। देखो यहाँ से है आपकी चाइना, चाइना है ना। चाइना में एक झील है, नाम है उसका मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 2 गो नदी निकलती है, एक ब्रह्मपुत्रा निकलती है और एक सिंधु नदी निकलती है। इसके इस साइड से निकलती है सिंधु नदी और इसके दिस साइड, इस साइड से निकलता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो अभी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना नहीं है तो उसमें दिमाग खटा के फायदा ही नहीं है। यहां से अगर चलती है तो ये नदी देखो, ये एकदम तिब्बत में बहती है, ये इंडस रिवर कहलाता है। कौन सा? ये देखो अभी भारत में एंट्री किया, यहाँ पे देखो भारत में एंट्री किया, देखो यहाँ से जाने के बाद भारत में एंट्री। तो भारत में जब एंट्री करती है, जब ये निकलती है, कहाँ से निकलती है ये? तो ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। यहां से निकलते हुए ये बहते हुए कहाँ आती है? भारत में एंटर करती है। और इसी में झेलम मिलती है, चिनाब मिलती है, रावी मिलती है, सतलज मिलती है और यहाँ पे ब्यास नदी मिलती है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंधु क्रम की नदियों के 5 गो मुख्य सहायक नदी समझ में आ गया। ये नदियां पूरे के पूरे एक तंत्र बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं और सिस्टम के अनुसार बहती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी नदी, इसकी सहायक नदी कहाँ पे निकलती है, कितनी लंबाई है और कितना किलोमीटर भारत में बहती है। जैसे सिंधु नदी तो भारत में उतना ज्यादा बहती नहीं है, इसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा है, 2900 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2900, लगभग 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से? मानसरोवर झील से। ठीक है, अब देखिए आगे। सिंधु क्रम की नदियों में इसमें 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। नहीं याद क्या रहती है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। बोल तो बाबू कौन कौन सी? और तो चिनाब भूल गया। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। विशेष बिंदु देखिए, इनमें से केवल ब्यास ही पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में बहती है। बाकी सभी के सभी नदियां किससे मिल, ब्यास जो है वो पूर्ण रूप से कहां बहती है? भारत में। लेकिन सिंधु नदी कहां से आती है? भारत के बाहर से। तो याद रखना, 2 टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे, एक भारत से बाहर आने वाली नदी और एक भारत में बहने वाली नदी। सबसे ज्यादा भारत में सबसे लंबे नदी में अगर कोई बहता है, भारत में ही बहता है, भारत से ही निकलता है, भारत में ही बहता है, वो गंगा नदी। इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी हो गई गंगा। लेकिन अगर गंगा की लंबाई अगर देखेंगे तो 2525 किलोमीटर,
जहां पे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर, लेकिन ये भारत में तो टोटली नहीं ना बह रही है, इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा लंबा नदी किसको मानेंगे, गंगा नदी को मानेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। तो देखो सभी नदियों में ऊपरी भाग में भारत में, परंतु उसका निचला भाग पाकिस्तान में चला जाता है। मतलब ज्यादातर इसकी नदियां, सिंधु नदी की ज्यादातर हिस्से कहाँ पे चले जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं, इसीलिए वहां पे भी हम लोग नहीं गिनेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में पूरा देखते हैं। सिंधु नदी उद्गम का प्रवाह, सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी महान हिमालय के स्थित कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दूर संगे खबाब झरना से निकलती है। लो आउट डिटेल्ड, हम क्या बोले उस समय, सिंधु नदी कहां से निकलती है, अगर और डिटेल में पूछा तो और डिटेल बताया जाएगा, जो डिटेल पूछेगा और डिटेल में। सिंधु नदी चाइना के तिब्बत में स्थित एक पर्वत है, नाम है उसका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में एगो झील है, नाम है उसका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दूर, नाम है उसका संगे खबाब। कौन सा खबाब, संगे खबाब झरना से निकलता है सिंधु नदी, उसका उद्गम स्थल है। इतना बड़ा बात नहीं समझ में आया, चल गया ऊपर से, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, फिर से सुनो। सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, बात खत्म। लेकिन डिटेल्ड में लिखने को बोल दिया तो क्या लिखेंगे, तिब्बत, चाइना में एक जगह तिब्बत, तिब्बत में एक जगह पर्वत, पर्वत का नाम कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दूर, नाम है संगे खबाब झरना। ठीक है, वाटरफॉल एक ठो झरना, वो जब संगे खबाब झरना से गिरती है तो वहां से बहती हुई भारत में एंट्री करती है। समझ में आ गया। अभी तो तुम लोग खाली यही वाला नाम सुन के हड़क गए, अभी तो ब्रह्मपुत्र निकलेगा, जब निकलेगा तो दिहांग, सिहांग, यांग, यारलुंग, यारलुंग सांगपो, दिहांग, सियांग, यारलुंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र, फिर पद्मा। उसके बाद जाके गिरेगा कहां पर, मेघना नदी के साथ मिलके दोनों नदी फिर गिर जाती है। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चेमा यारलुंग डंग ब्रह्मपुत्र का नाम है, चेमा यारलुंग डंग, यारलुंग सांगपो, सिहांग, दिहांग, उसके बाद बनेगा। ठीक है, बहुत खतरनाक है। तो पहले अभी क्या पढ़ते हैं, सिंधु नदी। बताइए सिंधु नदी कहां से निकलती है, चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र, सीधे बोलो, तिब्बत वाले क्षेत्र के कैलाश पर्वत से, कहां से, कैलाश, कैलाश पर्वत से निकलती है, संगे खबाब झरना से निकलते हुए कहां एंट्री करती है, भारत में, मानसरोवर झील के संगे खबाब झरना से। मानसरोवर से संगे खबाब कितना दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, कोई दिक्कत, 100 किलोमीटर की दूरी है, कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत तो पूछो। ए बाबू इधर देखो, रहने दो टिक लगाने का, 100 किलोमीटर की दूरी। इसका प्रवाह मार्ग देखो, यह नदी भारत में बहने के बाद गिलगिट के पास, यहाँ पे एक गिलगिट क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर में आता है, गिलगिट, गिलगिट नहीं, गिलगिट, गिलगिट के पास दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और अपनी समस्त सहायक नदियों का जल लेकर पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर। यानी मुहाना इसका हो गया, सॉरी, उद्गम हो गया मानसरोवर झील और मुहाना हो गया अरब सागर। सभी नदियों का पानी लेके जाके कहाँ गिर जाती है, इसी पाकिस्तान में बहने के वजह से पाकिस्तान पानी पी पाता है, नहीं तो जिस समय इसको ले लिया जाएगा अपने हिस्से में कब्जे में, पानी के बिना तरस जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसी पे एक संधि हुई है, सिंधु जल संधि, जिसमें से ज्यादातर पानी हमारे भारत में आता है, सॉरी ज्यादातर पानी पाकिस्तान में चला जाता है और कुछ पानी कहाँ आता है, भारत में। और हम लोग उसका अगर पानी रोक दिए ना, तो रोकने वाला पानी है वो हमारे पास है, और जो बिना रोकने वाला पानी वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास। अगर हम लोग पानी रोक दिए तो पानी पानी का तरस जाएगा ये पाकिस्तानिया लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग तो बात करते हैं आपका, जैसे मानवता की बात करते हैं ना। अब मानो तो वहां पे तो सभी लोग खराब नहीं ना है ना, सभी लोग तो खराब नहीं। समझ में आ रहा है कुछ, बताओ। सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील के संगे खबाब झरना से, और इसका मुहाना कहाँ पर है, अरब सागर में है। कहाँ पे, अरब सागर में गिरता है। कहाँ से होते हुए गिरता है, पाकिस्तान के कराची से होते हुए गिरता है। कहाँ से, पाकिस्तान के कराची।
ठीक है, ये बात नहीं लिखा होगा सब, ये सब खाली यहाँ लिखा है। कुल लंबाई देखो 2880, 2880 है, कितना मान सकते हैं? 2900 नहीं मान सकते हैं? अरे 2880 20 है ना मीटर कम है, 20 किलोमीटर ना कम है, 2900 किलोमीटर। कितना? 2900, लगभग कितना? 2900। लेकिन अगर प्रॉपर देखा जाए तो 1880। सिंधु नदी का 3 गो बात, सिंधु नदी का अभी तक 3 गो बात पता है, 3 गो बात, क्या क्या? सिंधु नदी निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील के संगे खवाब झरना से। उसके बाद इसका मुहाना कहाँ पर? पाकिस्तान होते हुए, कराची होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर। इसकी लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसको लगभग लिख सकते हैं 2900 किलोमीटर। कहीं कहीं किताब में 2900 किलोमीटर भी लिखा रहता है, उससे घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख भी दिए तो कोई काटेगा नहीं, ठीक है। भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 709 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है? 709। अभी आपको हम याद करिए, एक तो फोटो दिखाए थे ना, ये फोटो दिखाए थे, इसमें देखो ज्यादातर कहाँ पे बह रही है? चाइना से बहते होते होते हुए। देखो ये वाला हो गया आपका हिस्सा, देखो यहां से जम्मू कश्मीर है कि नहीं है? देखो तो, ये वाला है ना जम्मू कश्मीर। अरे बाबू ये जम्मू कश्मीर है, और ये पाकिस्तान में घुस रहा है। और यहाँ देखो नीचे साइड में एकदम कराची है, यहाँ पर यहाँ पे क्या है? कराची। अब देखो इधर से जब घुसी तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इतना दूर से बह रही है ना बाबू। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 100 किलोमीटर है? 709 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 709 किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर में कितना, ये भारत में कितना बहती है? 709 किलोमीटर बहती है भारत में, 709 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 709 किलोमीटर लंबी क्षेत्र तय करती है। तो बताइए, सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में कितना बहती है? 709। मुहाना कहां पर? अरब सागर। कहां से निकलती है? संगे खबाब झरना से। बात खत्म। संगे खबाब झरना से, बात खत्म। समझ में आ गया? तो सिंधु नदी का क्या पानी सूख जाता है? नहीं, सदावाहिनी नदी है। तो बताइए भारत में लंबाई बताइए तो 709 किलोमीटर। भारत में लंबाई, टोटल लंबाई सिंधु नदी की कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। अगर कोई बोला 2900 किलोमीटर है तो बैठ 2880 किलोमीटर है, और बोल, और बोल, बैठ के पूरा बता देना। सुनो बैठो, सिंधु नदी हमारे भारत में उतना ज्यादा नहीं बहती है, भारत से बाहर बहती है। भारत के संगे खवाब झरना से निकलती है, मानसरोवर झील होता है, वहां पे तिब्बत है, तिब्बत में कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत से निकलते हुए कहां पे बहती है? भारत में बहती है, 709 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद ये कहां पे गिर जाती है? पाकिस्तान से होते कराची होते हुए कहां गिर जाती है? अरब सागर में। पाकिस्तान में ज्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? इसको कहाँ से मिलता है? सिंधु नदी से मिलता है। और सिंधु नदी का पानी का जो बंद करने वाला हिस्सा है वो कहाँ पे है? हम लोग के भारत में है, ठीक है। बस बात खत्म, बोले रहने दे, हम जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? एकदम पका डालो इसको, इसको एकदम खतरनाक पका डालो। और उसके बाद तुम लोग, लड़की लोग अपने घर में सुना दी, मम्मी बोलेगी जा, हो गई बेटी पागल हो गई, इतना पढ़ाई कैसे आग कैसे गया। ठीक है। देखो, तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज देखा जाए, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सबसे पहले कौन सा दिखते हैं? सतलज नदी। सबसे पहले कौन सा दिखते हैं? सतलज। सतलज नदी की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। सिंधु तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये, सिंधु तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण नदी, 1050 किलोमीटर। यह मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहां से? राक्षस। 3 गो नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के संगे खबाब झरना से, और सतलज नदी भी वहीं से निकलती है। कहां से? राक्षस ताल झरना से। कहां से? राक्षस ताल। समझ में आ गया? ये अभी जो नदी हम लगाए हैं, ये नदी का जो फोटो है, ये किसका है फोटो पता है? सतलज नदी का है, सिंधु नदी का नहीं। समझ में आ गया? फिर से और एक बार याद किया जाए। सिंधु नदी की लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर। अगर मेन पूछा जाए तो 2880। भारत में बहती है 709। कहां से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत, तिब्बत बोलेंगे, चाइना नहीं। तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहां से? संगे खबाब झरना। 2 जगह पे कंफ्यूजन होगा। ये निकल रही है बेटा उसी जगह से, जो कि नाम क्या है? राक्षस ताल, है ना। तो सुनो कैसे याद रखेंगे, राक्षस, लास्ट में क्या है? सौ। आ सटल तो राक्षस से मिलबो, सतल तो गैल, सतल तो गैल। तो सतलज नदी कहाँ से? राक्षस ताल से। हो गया याद? अरे ट्रिक बहुत सारा।
बोल ना क्या पढ़ाना है, ये बोल। ट्रिक बहुत सारा है। राक्षस, तू को याद रखो, सतलज राक्षस, कौन से ताल से? राक्षस। कौन सा ताल? राक्षस ताल। समझ में आ गया? तो बताओ, सिंधु नदी संगे खवाब, लेकिन ये 1050 किलोमीटर, सिंधु तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलता है, झील से निकलता है। और यह विशेष परियोजना क्या है? इस नदी पर प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल क्या है? बांध है। हाँ, पंजाब में भांगड़ा होता है ना? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज बांध, जानते हो किसको कहते हैं? जो पानी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक है, और वहां पर बिजली बनाया जा सकता है, मछली उत्पादन किया जा सकता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा सकता है। ये कंडीशन होते हैं भाखड़ा नांगल। ठीक है, समझ में आया? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। हीराकुंड डैम, हीराकुंड वो है महानदी पर, जो भी पढ़ेंगे बाद में, महानदी पर है। और एक है टिहरी नदी पर, टिहरी है जो है आपका भागीरथी नदी पर। तीन गो बांध सबसे फेमस फेमस है। भाखड़ा नांगल किस पे? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलज नदी। कोई दिक्कत? भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलज नदी पर है। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर। भारत में यह कितना बहती है? 709। कहाँ से निकलती है? संगे खबाब झरना से। कहाँ से? संगे खबाब। और ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के राक्षस ताल से, राक्षस ताल से। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ से निकलती है? राक्षस, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के ऊपर कौन सा बांध है, कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, राक्षस काटेगा सतलज नदी पर तो भाखड़ा ही ना करोगे, भांगड़ा। समझ में आया? राक्षस काटेगा सतलज नदी पर तो क्या होगा? भांगड़ा करेंगे, मतलब भाखड़ा नांगल। याद हो गया? ठीक है बाबू, लिखा है किताब में? नहीं लिखा? चलो, अरे हम ही लिखे हैं, कोई दिक्कत, किताब हम ही लिखे। कौन सी नदी अब बाबू? झेलम नदी। झेला जाए इसको? ठीक है, भूत काट लेगा, राक्षस काट लेगा, तो झेलोगे ना? बैठ के नहीं झेलेगा? किस नदी के पास बैठ के झेलेगा? झेलम नदी के पास बैठ के झेलेंगे। ठीक है, राक्षस काटा, कैसे काटा? सतलो तो कटलो, है ना? सट गइलो तो कट लेलस, सतलज में तो सट गइलो तो काट लेलस। कटलस का? राक्षस। आ काट के भागल भागल कितना किलोमीटर दूर भगलो? 1050 किलोमीटर, है ना? कितना किलोमीटर? 1050। 1050 किलोमीटर भागते भागते कहाँ आए? अब उसको बैठ के झेलो, झेलम नदी के पर। याद नहीं कर सकते हैं? हाँ, तिब्बत में गए थे घूमने के लिए, राक्षस काटा बेटा राक्षस ताल से। अब वहां पे जब बहे तो भाखड़ा नांगल के पास आकर गिरे। कहाँ पे गिरे? भाखड़ा नांगल। अब भाखड़ा नांगल से होते हुए फिर झेलम के पास आकर बैठ गए, झेल लिए। अब झेलेंगे। तो झेलम नदी जो है ऐसी दिखती है, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, कौन कौन सा पढ़े अभी? सतलज और सिंधु पढ़ लिए, अभी पढ़ेंगे झेलम नदी। देखो, झेलम नदी यह कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से? कश्मीर के शेषनाग झील। कौन सा झील? शेषनाग झील। कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कितना किलोमीटर बहती है? 725 किलोमीटर। क्रॉस इन इंडिया 400 किलोमीटर। अब पाकिस्तान में 325 किलोमीटर। 325 कहाँ पे? पाकिस्तान में। और इंडिया में 400। समझ में आ गया? बताइए, सतलज नदी की लंबाई बताओ। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, हम कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सतलज नदी की लंबाई भारत में 1050, 1050। कितना टाइम हो रहा है? 1050। कितना समय में काटा था? 1050 में काटा। राक्षस कितना समय में काटा था? 1050। ठीक है, 1050 में काटा था। उसके बाद किसके पास गए? झेलम के पास गए, झेल रहे थे, तो झेलते झेलते पता चला कि यहाँ पर और एगो शेषनाग बैठे हैं। कौन सा झील? शेषनाग झील। ठीक है, तो झेल रहे थे, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील। और कहाँ से? जब झेलते हुए आप जब पहुंचे थे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, तो वादिया देख रहे थे, तब तक काट लिया शेषनाग। काट बेटा, काटा और झेल ले गए, तो शेषनाग झील।
फिर कितना किलोमीटर भागे? 725 किलोमीटर। भारत में भी भागे, पाकिस्तान में भी भागे। भारत में 400 किलोमीटर, पाकिस्तान में 300। वापस घूम के आएंगे झेलम के बाद, फिर और कोई नदी पड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए इन श्रेणियों में बहती हुई कौन सी झील है? वुलर झील है। कौन सी झील? वुलर झील। और जम्मू में आगे चिनाब नदी से जाके मिल जाती है, यानी इसका मुहाना कहां पर है? चिनाब नदी में। कौन सी नदी? तो उद्गम स्थल है शेषनाग झील, मुहाना है चिनाब नदी। चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, इसीलिए चिनाब नदी का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और सतलज नदी डायरेक्ट किससे मिलती है? सिंधु नदी से। यानी सतलज नदी की मुहाना, मुहाना कहाँ पर है सतलज नदी का? उसका सिंधु नदी में। और सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर है? अरब सागर में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? कहानी के अनुसार से नहीं पढ़ रहे हैं? सबसे पहले बताइए, सिंधु नदी, सिंधु नदी निकला कहाँ से? संगे खबाब झरना से। ठीक है, और उससे आके मिला कौन? सतलज नदी। सतलज नदी निकला राक्षस ताल से। और कहाँ पे जाके मिला? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल उसके ऊपर क्या है? बांध है। ठीक है, वहां से सटला तो गईला, सटला तो गईला। तो सतलज नदी को कौन काटा? राक्षस ताल, राक्षस काटा। राक्षस आगे उसके बाद कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में वादियां देख रहे थे, तब तक झेल ले गए। कौन काट लिए? शेषनाग। शेषनाग जब काट लिए तो उसके बाद कितना किलोमीटर भागे? 725 किलोमीटर। ऊपर से भारत में भी भागे और पाकिस्तान में। भारत में 400 किलोमीटर और पाकिस्तान में 325 किलोमीटर। कोई दिक्कत? शेषनाग झील से। अब शेषनाग झील कहां पर है बाबू? जम्मू एंड कश्मीर। वहीं पर एक झील है, नाम क्या है? वुलर झील। वुलर झील में पैर लटका के बैठ गए। वुलर झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? तो उसमें क्या चीनी मिलाया है? ना, वो पीने योग्य है, इसीलिए उसको मीठे पानी की झील कहते हैं। और खारे पानी की झील का मतलब उसमें नमक है। ठीक है, झेलम समझ में आ गया? झेल ले जाओगे इसको। हाँ, आगे फिर बढ़ते हैं। चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी के ऊपर 2025 में अभी क्या बना था? एगो ब्रिज बना था, रेलवे आर्क ब्रिज। देखो इसके ऊपर क्या बना है? रेलवे आर्क ब्रिज बना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? रेलवे ब्रिज है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है चिनाब नदी से। यहीं पे है चिनाब नदी बहती है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या चला है? वंदे भारत एक्सप्रेस। समझ में आया? वंदे भारत एक्सप्रेस इसी में। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे। सिंधु नदी की सभी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बाबू? चिनाब नदी। सिंधु में सबसे बड़ी सहायक, बोलेगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। ठीक है, चिनाब सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे योग्य नदी है। इसी के ऊपर कौन सा बनाया गया है? रेलवे आर्क ब्रिज। कौन सा ब्रिज बनाया गया है? रेलवे आर्क। कितना मीटर ऊंचा है? 359 मीटर क्या है ये? ऊंचा है। ठीक है, कहां से? इस नदी से। समझ में आया क्या? 359 मीटर। अब देखो यहां पर, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बड़ा लाचला दर्रे से निकलता है। इतना याद नहीं रखने का जरूरत है, लाहौल बलाकुवत ये सब नहीं। बड़ा लाचला दर्रे से निकलता है, पासेज से निकलता है। यह वास्तव में दो नदियां चंद्रा और भागा मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा। तो आपको याद रखना है कि आपका चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनी है, चंद्रा और भागा, जिसको एक साथ कहते हैं चंद्रभागा। क्या कहते हैं? चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी। कौन सी भागी? चंद्रभागा। सांप काटा था, झेलम के पास झेल गए, लेकिन अभी भी पीछा छोड़ा नहीं है। उसके बाद और भागना पड़ेगा। तो अब कौन आपके पीछे पड़े हैं? चंद्र बाबा। चंद्र बाबा पीछे पड़े हैं, पैसा दे। तो इतना ज्यादा काम किया, शेषनाग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, तुम्हारा विष निकाल के हम दिए, और उसके बाद बड़ा होते चला जा रहा है। तुम इतना बड़ा हो गया है, बड़ा लाचला दर्रे से निकलेगा। चिनाब नदी कहाँ से निकलता है? अब तुम्हारा चीड़ फाड़ करना पड़ेगा। चीड़ फाड़, चीड़ फाड़ मतलब चिनाब नदी। ज्यादा बड़ा हो गया, चीड़ फाड़ करो चिनाब नदी। ठीक है, और चिनाब नदी कहाँ से निकलता है? बड़ा लाचला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से निकलता है। और ये कौन सी नदी से मिलकर बना है? चंद्रभागा नदी से। चंद्र और भागा, कौन पीछे पड़ा हुआ था उसका? चंद्र। आ कहाँ कर रहा था? भाग रहा था। इसकी कुल लंबाई कितना भागा? 1180 किलोमीटर। 1100। नदी की लंबाई हमेशा किलोमीटर में ही नापी जाती है, मीटर मार के मत चलाना। मीटर हमेशा क्या देगा? ऊंचाई देगा। इस सब कंडीशन में मीटर हमेशा क्या देगा? ऊंचाई। और नदी की क्या होगी? किलोमीटर होगी।
ठीक है, तो किलोमीटर कितना है? 1180, 1180 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? इसका मुहाना कहाँ पे मिलता है? यह नदी आगे जाके पाकिस्तान के त्रिमू के पास झेलम नदी से जाके मिल जाती है। यानी इसका मुहाना कहाँ पे? झेलम। और झेलम का मुहाना कहाँ पे? चिनाब। ए, इसका मुहाना कहाँ पे? झेलम में। अरे चिनाब इसी में ना, चिनाब नदी जो था वो किस में जाके मिल रहा था? झेलम में मिल रहा। झेलम किस में मिल जा रहा है? तो हो जाएगा, एक दूसरे से मिश्रण किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उसका मुहाना पे। और अंत में पंचनंद पे जाकर सिंधु नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। जल क्षमता के मामले में यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे ज्यादा जल किसके पास है? चिनाब नदी के पास। इस पर दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल जैसे महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दुलहस्ती। कौन सी? दुलहस्ती। और कौन सा? बगलिहार। बगलिहार, बगल में हार लो तो बगलिहार, ठीक है। अब जब आप ठीक हो जाओगे तो हार और पहनाओगे ना, तो बगली हार पहना देना, ठीक है। और नहीं ठीक किया तो वापस क्या लगा देना? जल विद्युत। है बेटा, विद्युत का, ठीक है। तो ये एक कहानी की तरह आप याद रख सकते हो। तो बताओ सिंधु नदी कहाँ से निकली? खराब हो गया, बोलते चले गए। तिब्बत के मानसरोवर झील से 2900 किलोमीटर बहती है, भारत में 709 किलोमीटर बहते हुए कहाँ पे मिलती है? संगे कबाब झरना से निकलती है। भारत में कितना? 709। पूरा टोटल, टोटल 2880। अगर ऐसे पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है? 709 किलोमीटर। संगे खबाब झरना से निकलती है। मानसरोवर झील से कितना दूरी है संगे खबाब का? 100 किलोमीटर दूर। कितना? ठीक है। इसके 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। और किससे सीधे मुहाना बनाती है? सिंधु नदी से। किस पे? सिंधु नदी पे। और इसके बाद कौन सी नदी होती है? यहाँ पे कौन सी नदी थी? एगो झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। कौन सा? शेष। कितना किलोमीटर बहती है? 725 किलोमीटर। लेकिन भारत में 400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील। कहाँ से? और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ये मिलती है चिनाब नदी में और चिनाब मिलती है झेलम नदी में, ठीक है। चिनाब कहाँ पे? सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी चिनाब। चिनाब सबसे मुख्य सहायक नदी, बिकॉज इसके पास पानी बहुत ज्यादा है। देखिए चिनाब रेलवे ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज कितना मीटर ऊंचा है? 359 मीटर क्या है? ऊंचा है, ठीक है। 359 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज। कोई दिक्कत? किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर। कौन सी नदी? रेलवे आर्क ब्रिज समझ में आ गया, चिनाब नदी समझ में आ गया। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा देखते हैं? रावी। रावी नदी जो है, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी जो है, इसको हम लोग परुष्णी या इरावती भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन काल में इसका परुष्णी या इरावती, परुष्णी या इरावती। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। कौन सा? कांगड़ा। कौन सा जिला? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग पासे से निकलते हुए यह पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बीच में होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। कितना? 700। लेकिन ये भारत में ही केवल बहती, पाकिस्तान में नहीं जाती। और वो कितना जा रहा था? 725 किलोमीटर से 400 किलोमीटर कहाँ बह रहा था? भारत में ही बह रहा था, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मुहाना कहाँ पे मिलती है? यह भारत के पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अहमदपुर सियाल के पास चिनाब नदी से जाके मिल जाती है। यानी इसका मुहाना कहाँ पे? चिनाब नदी पर। इसका मुहाना हो जाएगा चिनाब नदी। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ कुछ दूरी तक बहती है और प्रसिद्ध थीन बांध, कौन सा बांध? थीन बांध, जिसको रंजीत सागर बांध इसी नदी पर बनाया जाता है। और एगो बांध बनाया गया है ना सतलज नदी पे, कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल और रावी नदी पर थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। समझ में आ गया? और रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर? चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज किस पे है? चिनाब नदी पर है। मुख्य सहायक नदी चिनाब। रावी पे कौन सा बांध है? थीन बांध। ठीक है। भाखड़ा नांगल सतलज पे। सतलज कहाँ से निकलता है? राक्षस ताल।
और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब कहाँ से निकलती है? मेथी से। मेथी से। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला चिनाब नदी। और शेषनाग झील से कौन सा निकलता है? झेलम। शेषनाग। शेषनाग काटेंगे तो झेलेंगे ना। तो इसे याद रखो, झेलम नदी। शेषनाग से कौन सा? झेलम नदी। झेलेंगे। अब बड़ा हो जाएंगे तो कौन सा? चिनाव पी के। चिनाव पी के क्या हो जाओ? बड़ा हो जाओ, बड़ा लाचला। बड़ा लाचला दर्रा। इंपॉर्टेंट है बाबू, पूछता है। इसीलिए बार बार पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ये सब। ठीक है। बहुत पूछता है ये सब। रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? अभी पढ़ा है। भूल गए। दर्रा था ना? दर्रा था। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। कौन सा दर्रा? रोहतांग पासेस, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिला। वहां पे एगो जिला है, कांगड़ा जिला। ठीक है। बताओ। आपको केकड़ा काटेगा तो रोएंगे ना? तो केकड़ा केकड़ा नहीं काट लेगा इसे? केकड़ा काटेंगे तो रोएंगे नहीं? केकड़ा नहीं खाई है? केकड़ा खाए हैं? अरे केकड़वा लोग जो नहीं ऐसे ऐसे चलता है, ट्यूबर टाइप के। तो केकड़ा से याद रखना, केकड़ा से याद रखना कांगड़ा। ठीक है। और किस नदी पर बैठ के खाएंगे? रावी नदी। रावी नदी पर केकड़ा भूजेंगे, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी से काटेगा तो दर्द बहुत ज्यादा होगा। रोएंगे बहुत ज्यादा। रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। हो गया याद? नहीं याद हो गया? रोहतांग कितना किलोमीटर? 725 किलोमीटर। 700। कौन सी नदी भारत में और पाकिस्तान में दोनों, लेकिन 725 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 400 किलोमीटर बहती है? कौन सी? झेलम नदी। ये झेलम नदी भी 725 किलोमीटर बहती है, लेकिन भारत में 400 किलोमीटर। ये याद रहेगा तुम लोग। कौन सा बांध है इसपे? 3 बांध। और एगो नदी बच गया, कौन सा? ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी मस्त सुंदर लग रहा है एकदम, हाँ? ब्यास नदी पानी देख रहे हो, एकदम शीतल एकदम पानी। ब्यास नदी जो है, पिछले पेज के नोट्स में था यह कि सिंधु तंत्र में एकमात्र नदी जो पूरी तरह से कहाँ बहती है? भारत में बहती है ना? अभी पिछले पेज में पढ़ा है ना? पूरी तरह से ब्यास नदी कहाँ बहती है? कहाँ पे? भारत। इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, ब्यास कुंड से निकलती है। एगो औरो निकला था ना अभी? रोहतांग दर्रा से एगो औरो तो निकला था, कौन सा था? रावी नदी। और रावी के बाद कौन सा है? ब्यास नदी। ब्यास नदी निकलती है कहाँ से? रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से। और वो कहाँ से निकल रहा था? रावी नदी कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रे से। रावी। रावी नदी रोहतांग दर्रे से, ब्यास नदी ब्यास कुंड से। हो गया। रावी, र से रावी नदी, र से रोहतांग दर्रा, और ब से ब्यास नदी, व्यास से कुंड, व्यास कुंड। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी? 470 किलोमीटर। ये टोटली कहाँ बहती है? भारत में बहती है। कहाँ बहती है? भारत में। इसका मुहाना यह हिमाचल प्रदेश के पंजाब में मैदानी में आती है, मैदानी भागों में आती है, और पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाके मिल जाती है। यानी इसका मुहाना कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी। ठीक है। मुहाना कहाँ हो गया? सतलज। इसी नदी पर वो एक यहीं से एक नहर निकाला गया है। उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान को पानी पिलाती है। इंदिरा गांधी नहर की वजह से ही राजस्थान में पानी जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर। ब्यास और सतलज के इसी संगम पे हरीके बैराज है। कौन सा बैराज? हरीके बैराज। हरीके बैराज में भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो राजस्थान को पानी देती है। समझ में आ गया? जो पहले ही अभी हम बता दिए आपको। ठीक है। पांचों नदी समझ में आ गया? पांचों नदी समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर लिया जाए, क्या बोलते हो? रिवीजन कर लिया जाए? हम्म। आप लोग अभी देखना, गुस्सा आएगा आप लोग। वैसे हम चाहते तो आपको यही वाला पढ़ा देते। सतलज नदी राक्षस ताल 1050 सिंधु नदी में जाके मिलती है। इस पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध है।
इतना बड़ा बड़ा हम लोग काहे पढ़े? एक के बार में ये वाला नहीं पढ़ दे। हाँ, हमारे टीचर भी हमसे बदला लिए थे, पहले उतना बड़का बड़का पढ़ाने के बाद है छोटका छोटका लिख के पढ़ा दिए। बोले सर डायरेक्ट यही पढ़ाते ना, कितना बढ़िया था, है ना, डायरेक्ट याद कर लेते यार इतना। अब बताओ वो बैराज से वो संगे खबाब हुआ, एकदम बात पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो हमारे टीचर हमसे बदला लिए थे, हम आपसे लोग से ले लिए, आप भी लोग कभी टीचर बनिए, बदला ले लीजिए, ठीक है। देखो कितना शॉर्ट में लिख दिए हैं, अब याद हो जाएगा। और देखो इसको पहले देख लो। अब देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, लूनी, लूनी और साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये कहाँ पे गिरती है? अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल, बनास, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। मंत्र पढ़ रहे ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती कहाँ पे गिरती है? स्वाहा। ओ भाई एकदम राक्षस जैसा आवाज रही है तुम लोग, राक्षस ताल। ठीक है। गजब था, स्वाहा एकदम। बोलो राहुल बाबू, आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और एक बार देखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी, बोलिए जजमान। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। बोलिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी। ठीक है। दामोदर, गंडक, कोसी, कोसी, दामोदर, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, स्वाहा। ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व में भारत में बहती है। प्रायद्वीपीय नदी जो बहती है हुगली, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी। ठीक है। और कृष्णा, कावेरी, पेन गंगा, सोन गंगा। ठीक है। मंजीरा, कृष्णा सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, पेन्नार, पलार और कावेरी और वैगाई। ठीक है। ये सब क्या है? ये नदी है। हाँ। अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी। ठीक है। ठीक है, एक बार पढ़ा जाए। चलो बताइए, प्रमुख नदियां बताइए। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कौन सी? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। कहाँ पे गिरती है? अरब। बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गंगा, बेतवा, सोन, रामगंगा, चंबल, सोन, टोन, केन, बेतवा, सब के सब कहाँ गिरती है? कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। इतना बस आप याद रखो। इसके बाद सुनो, इतना बस याद रखो। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र, पारादीप में पेन गंगा, इंद्रावती, ये सब जो इतना भी नदी है जो साउथ साइड में बहती है, उसको अलग अलग करके, जैसे ये 5 गो नदी जाने ना, सहायक नदियों के बारे में देखो कितना बढ़िया से। मुहाना कहाँ है, उसका स्थल कहाँ है, कहाँ बहती है, कितना बहती है, सबके बारे में जान गए। उसी तरह इसका भी ना पूरा का पूरा एकदम मतलब एकदम डिटेल्ड में निकाल के दे देंगे आप लोग, कहाँ कहाँ पे बहती है। ठीक है। और कितना किलोमीटर बहती है, सारा चीज। अब चलो इसको याद कर लिया भड़ाक से। सतलज नदी पे उद्गम स्थल राक्षस स्थल। सतलज नदी का उद्गम स्थल राक्षस स्थल, तिब्बत मानसरोवर के पास से। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है चल जाइए, चिपचाप मत करिए यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है पता ही कहीं की, मार के नदी तोड़ देंगे अभी। नट्टी नट्टी क्या करे, नदी पढ़ा रहे हो जाता है। देखो सतलज नदी कहाँ पे? राक्षस स्थल, तिब्बत के मानसरोवर झील से। कितना किलोमीटर? कौन सी नदी में मुहाना? इस पर प्रसिद्ध कौन सा नांगल? भाखड़ा नांगल। कौन सा नांगल? झेलम नदी। शेषनाग कौन सा झील से? कौन सा झील से? कितना किलोमीटर? कौन सी नदी पर? श्रीनगर में इसी के किनारे कौन सा झील है? वुलर झील। कौन सी झील? झेलम क्या हो गया? झेलम नदी पे कौन सी झील है? वुलर झील। चिनाब नदी कहाँ से? बड़ा लाचला। कहाँ से? कितना किलोमीटर? 1180 किलोमीटर। कौन सी नदी पर? सिंधु। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। आगे रावी नदी, रोहतांग दर। रावी नदी कितना किलोमीटर? अच्छा झेलम नदी कितना, 2 हिस्सों में बहती है ना, भारत में 400 और पाकिस्तान में 325।
ये तो टोटली बहती है 725। यह चिनाब नदी पर क्या है इसका मुहाना, और यह भारत में पाकिस्तान में सीमा के समानांतर बहती है, भारत पाकिस्तान के सीमा समानांतर बहती है। ये वाला ब्यास नदी, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा। कांगड़ा घाटी, कौन सी कांगड़ा, ये वाला 470 किलोमीटर, कौन सी नदी पर सर, यह एकमात्र नदी है जो पूर्व रूप से क्या बहती है, भारत में बहती है। कोई दिक्कत है, सिंधु नदी निकलती है कहां से, संगे खबाब झरना से। कहां से, मानसरोवर झील के 100 किलोमीटर दूर संगे खबाब झरना से निकलती है, और यह बहती कहां पर है, भारत में 709 किलोमीटर बहती है। टोटल इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अरब सागर में जाके गिरती है, पाकिस्तान से होते हुए, कराची से होते हुए अरब सागर में। ठीक है, इसकी 5 गो सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कोई दिक्कत है? जय हिंद, अगले क्लास में मिलते हैं।